देखिए, ये आप लोगों ने पहले जब आप छोटे थे 10th क्लास में, तब आप लोगों ने ये चीज करी थी कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी भी एक करंट कैरिंग लूप को रखता हूं ना, तो वो करंट कैरिंग लूप जो है उसके जो दो साइड्स होते हैं, अभी डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, जो उसकी दो साइड्स होती हैं, तो एक साइड पर अपवर्ड फोर्स लगने लगता है और एक साइड पर डाउनवर्ड फोर्स लगने लगता है। अब फॉर एग्जाम्पल, हम अगर मान लीजिए इस बुक की बात करते हैं, तो इस बुक की अगर मैं बात करूं और इसके इस वाले कॉर्नर पर अपवर्ड फोर्स लगने लगे और इसके इस वाले कॉर्नर पर डाउनवर्ड फोर्स लगने लगे, तो इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। ये इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो होता है इसको मैं बोलता हूं कि जब कोई भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उस रेक्टेंगुलर कॉइल में एक जगह तो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और एक जगह फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो जब रेक्टेंगुलर कॉइल में एक जगह ऊपर की तरफ और एक जगह नीचे की तरफ फोर्स लगता है, तो इट फॉर्म्स अ कपल, और कपल उसको इस तरीके से रोटेट कर देता है। तो एक तो ये चीज जो कपल वाली हमको रिकॉल करनी है 11th स्टैंडर्ड में जो हमने करी थी। और दूसरी चीज ये कि जब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ये जो बुक है ना, इस बुक की एक्सिस ये है, ठीक है, और मैं इस एक्सिस को फिक्स करके और मैं ऐसे 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 इसको घुमाता जा रहा हूँ, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस, मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ। तो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, केवल इस जगह फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहां पर फोर्स लग रहा है उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा टॉर्क हो जाता था। ठीक है। लेकिन कपल के बीच में, कपल के केस में क्या होता है कि यहां पर भी फोर्स लग रहा है और इस जगह भी फोर्स लग रहा है, तो दोनों जगह फोर्स लग रहे हैं। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू वो जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स, वो हमारा निकल जाता है टॉर्क। ठीक है। ये सभी को याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो मैं अभी नोट करवा रहा हूँ इस चीज को। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं एक बार इसका अरेंजमेंट ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा जैसा हमने 10th क्लास में भी किया था। ठीक है। देखिएगा जरा। कि एक तो हमने ले लिया इधर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल इस तरह से दिखा देंगे, ये तो हो गया नॉर्थ पोल। और बेटा इस तरफ हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे ले लिए हमने, किस लिए? ताकि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। ठीक है। और फिर बीच में हमने ले ली एक कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल को थोड़ा मैं टिल्टेड दिखा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कॉइल को मैं टिल्टेड दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने ये कह दिया कि इसका जो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो ये सेंट्रल एक्सिस है, कि इस एक्सिस के अबाउट ये इस तरीके से घूम सकती है। ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ और ब्रेथ हमने क्या ले ली, ये जो इसकी ये वाली लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने मान लिया बी। ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ है, इसको हमने मान लिया ए। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम ये बोलते हैं कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल में हमने करंट पास करवा रखा है, और करंट यहाँ पर इस एंड पर जा रहा है आई अपवर्ड। तो सीधी सी बात है, करंट जब एक लूप में जा रहा है, रेक्टेंगुलर लूप में, तो यहाँ पर करंट ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, और इस वाले एंड में करंट ऐसे चला जाएगा। ठीक। जब करंट की डायरेक्शन मैंने देख ली, करंट मुझे मालूम है क्योंकि करंट मैंने खुद अप्लाई करा है इसमें। ठीक है। तो हम दो चीजें अप्लाई कर रहे हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करा कि इधर नॉर्थ पोल लगा दिया एक मैग्नेट का और इधर साउथ पोल लगा दिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गया। फिर करंट मैंने खुद सप्लाई करा है इस रेक्टेंगुलर कॉइल में। रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ भी नहीं है, रेक्टेंगुलर कॉइल एक वायर है, उस वायर को ही हमने रेक्टेंगल की शेप दे दी है। समझ रहे हैं? जैसे सर्कुलर कॉइल कुछ भी नई चीज नहीं होती, सीधा सीधा एक वायर है, उसको घुमा के आपने सर्कल की शेप में ले आए तो वो सर्कुलर कॉइल है। अगर सीधे सीधे एक वायर को आपने ऐसे ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर दिया तो वही रेक्टेंगुलर कॉइल बन जाती है। तो अब आप देखना कि जैसे यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे।
नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को ना यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, इस तरफ मैंने ऐसे दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड, ये बी। तो आप एक चीज देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्यों दिखाया है बताऊंगा अभी आपको, 1 मिनट बाद समझा दूंगा इस चीज को। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरह उससे आप देखने के लिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, वो देखने के लिए मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच कर लूंगा। जब मैंने फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करा, तो स्ट्रेच करने पर मैं ये देख रहा हूँ कि इनको मुझे करंट को तो ऐसे रखना है ऊपर की तरफ। तो सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट बताती है, तो सेंट्रल फिंगर को तो मैंने ऊपर की तरफ रख दिया। ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मेरी सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन भी यही हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसकी तरफ ही। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ है, इस वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ, करंट ऊपर की तरफ है। तो ये थंब देखिए, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, थंब अंदर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स है वो फोर्स लग रहा है बेटा इनवर्ड्स। ये फोर्स अंदर की तरफ लग गया। और जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल को मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, मैंने इस वाले पॉइंट को बोल दिया पी, इस वाले पॉइंट को बोल दिया क्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसको ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। और इस वाले पॉइंट को बोल दिया आर, और इस वाले पॉइंट को बोल दिया एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। तो फोर्स की डायरेक्शन बेटा बता दीजिए, सभी बच्चों को समझ में आ गई कि फोर्स अंदर की तरफ ही क्यों है, बता दीजिए। यस सर। सभी यस बच्चों सर। सभी को क्लियर है? हाँ। अब इसी तरीके से ये मैंने सिर्फ और सिर्फ पीक्यू वाली ब्रांच की बात करी है, इसी तरीके से अगर मैं आरएस ब्रांच की बात करता हूँ, तो मुझे फिर अपना लेफ्ट हैंड को ही सेट करना है इस तरीके से कि करंट देखिए, करंट नीचे की तरफ, क्योंकि करंट नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, वो गलत है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैं घूम जाऊंगा खुद, मैं घूम जाऊंगा इस तरह से, ऐसे मैं घूम गया कि करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर राइट की तरफ। तो थंब कहां पर पॉइंट कर रहा है बेटा, आगे की तरफ, आगे की तरफ, मतलब यहां पर फोर्स लग रही है आगे की तरफ। तो एक में तो फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, और एक में फोर्स लग रही है आगे की तरफ। तो ये तो कपल बन गया ना। ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे है, तो एक में तो लग रही है फोर्स पीछे की तरफ, एक में लग रही है आगे की तरफ, तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। कॉइल में एक में फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, एक में फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। तो ये जो कॉइल है ये इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा। ये सबको क्लियर है कि नहीं बताइए? इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं यस बताया है। सर। ये वही चीज है जो आप इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही कॉइल इस तरह से घूमती थी। वहां पे हमने कॉइल का नाम एबीसीडी दिया था। यहाँ पर पीक्यूआरएस इस वजह से दे रहे हैं बिकॉज बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तब हमने मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ टर्म टर्म पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड को नोटेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो कुछ नहीं करा था हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, इसमें एक लाइन लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, पहले तो सारी टर्मिनोलॉजी नोट करने, लेट आई इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल पी क्यू आर एस। लेट आई इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल I is equal to current flowing through the coil PQRS A, B sides of the coil PQRS A, B, ये क्या हो गई, sides of the coil PQRS। उसके बाद कैपिटल A इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी कि एरिया ऑफ द कॉइल। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल।
नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। हमने ये कहा ये कॉइल ऐसे रखी हुई है तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, अंदर की तरफ। तो ये नॉर्मल अंदर की तरफ मैंने इस तरह से दिखा दिया, थोड़ा टेढ़ी लाइन। कॉइल इस तरह से रखी हुई है, आप कहोगे कि कॉइल सीधी कहाँ रखी हुई है, तो टेढ़ी रखी हुई है। एक्चुअली घूमते हुए दिखा रहे हैं तो इस वजह से इसको मैंने टेढ़ा दिखाया है, नहीं तो कॉइल ऐसे सीधी रखी हुई है, इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल सीधी रखी हुई है। वो घूमते हुए दिखाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा ऐसे कि ये अंदर को जा रहा है और ये बाहर को आ रहा है, इस वजह से ऐसा दिखाया है ना। तो जो ये कॉइल है, तो कॉइल पर नॉर्मल जो है उसको मैंने बोल दिया एन, नॉर्मल को बोल दिया मैंने एन, और ये हो गया इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब ये नॉर्मल लेने की ना एक वजह है, वो अभी आपको बताता हूं। हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये बुक तो थोड़ी सी बड़ी है, किसी और चीज से दिखाता हूं। मान लीजिए ये है हमारे पास। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि ये तो इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये इस तरीके से ऐसे 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 घूमेगी, तो ये तो इसका फ्रंट व्यू हो गया। अगर मान लीजिए मैं इसको ऊपर से देखूं, सामने से तो ये ऐसे घूमती हुई दिखाई दे रही है, अगर ऊपर से देखूं तो ऊपर से ये ऐसे दिखाई देगी। मतलब ऊपर से ये रेक्टेंगुलर कॉइल ना लगकर ऐसा लगेगा जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन ऐसे 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 घूमती जा रही है। मेरी बात सबको समझ में आ गई कि अगर फ्रंट में देख रहा हूं तो फ्रंट में तो पूरी की पूरी कॉइल ऐसे घूमती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से मुझे लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन ही बस गोल गोल घूम रही है। सामने से पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल का पूरा टुकड़ा घूमता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन घूमती हुई दिखाई देगी। तो आप यहां पर लिखेंगे टॉप व्यू ऑफ द लूप, टॉप व्यू ऑफ द लूप, इधर लिख लीजिए। टॉप व्यू ऑफ द लूप, ये देखिएगा टॉप व्यू कैसा लगेगा कि जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन घूम रही हो, तो वो स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं मैं ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और अब एक फोर्स की डायरेक्शन ये इस तरफ हो गई, यहां पर मैं लिख रहा हूं आई अप, यहां पर मैं लिख रहा हूं आई डाउन, ठीक है। मतलब जो कॉइल है, मतलब जो कॉइल है उसमें इस वाला ये वाला जो कोना है, इस वाले कोने में जो करंट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। कैसे? मैंने बोला कि ये हमारी कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, इस वाली कॉइल को ऐसे रखा हुआ है हमने। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ, करंट नीचे की तरफ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसका टॉप व्यू देखा, यानी कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ इसको। तो करंट ऊपर की तरफ है ऐसे, यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ, तो मैं इसको टॉप व्यू देख रहा हूँ, मतलब मैं अब इसको यहाँ से देख रहा हूँ, तो यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। इस स्ट्रेट लाइन को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो करंट कैसे आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मैं दिखा तो उसको सकता नहीं, तो मैंने इस जगह पर लिख दिया कि इस पॉइंट पर मुझे करंट ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? यहाँ पर करंट मुझे ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो फोर्स है, जो इस केस में मैंने देखा था, जो फोर्स अंदर की तरफ थी, तो जब इसका टॉप व्यू देखूंगा तो फोर्स कहाँ दिखाई देगी, ऊपर की तरफ। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? जब यस सर। इसको मैंने ऐसे देखा था तो करंट जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था, करंट ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था, सिर्फ इस वाली साइड की बात करें पी क्यू की, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था। तो फोर्स अंदर की तरफ जा रही थी, ये देखिए फोर्स अंदर की तरफ, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स अंदर की तरफ जा रही थी। फिर अब मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, तो करंट तो ऐसे आ रहा है ऊपर की तरफ, तो जो फोर्स अंदर की तरफ जा रही थी वो अब ऐसे दिखाई देगी ऊपर की तरफ जाती हुई।
तो यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ आई अप, और ठीक उसका ऑपोजिट इस साइड यहाँ करंट अंदर की तरफ जाता हुआ होगा, तो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएगी। बताइए जी, ये समझ में आ गया सबको? वंशिका, उत्कर्ष, प्रिशा, मिलन, कनिष्का, बताइए क्लियर है इतना? यस यस सर। सर। यस ठीक है। सर। ऐश्वर्या, अनुभा, हर्ष, आर्यन, भाई समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी अगली Yes, चीज sir. है, उसको भी जरा दिमाग देना उस पर भी। देखो मैं ये कर रहा हूं इसमें कि ये हमारा करंट आ रही है ऊपर की तरफ, और इधर करंट जा रही है अंदर की तरफ, यहाँ फोर्स ऊपर की तरफ, यहाँ फोर्स नीचे की तरफ। फिर मैं देखूंगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था ये ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा था, राइट की तरफ जा रहा था जब कॉइल ऐसे थी। अब टॉप पर देख रहा हूं, तो जब ऐसे थी तब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था, भाई टॉप पर आ जाओ तब भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाता रहेगा। आपने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे जाएगा, यहाँ भी ऐसे जाएगा, यहाँ भी ऐसे जाएगा, और इसके टॉप व्यू पर भी ऐसे ही जाएगा। तो आप टॉप व्यू को ऐसे देखोगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सेंट्रल एक्सिस ये बनाते हुए, और मैं यहाँ पर ये कह दूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भैया ये हो गई बी। ठीक है, किसी की भी डायरेक्शन में अगर दिक्कत हो कि ये मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन कैसे बना दी, ये क्या कर रहा हूं मैं, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज पूछना। और ये चीज समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि एक रेक्टेंगुलर बुक ले लो कोई भी, और उसका आप फ्रंट व्यू लेकर और फिर इस तरह से टॉप व्यू लो। अब दूसरी चीज क्या समझना है कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना, एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो भैया इस पर नॉर्मल क्या होगा, इस पर नॉर्मल, ये पूरे प्लेन पर नॉर्मल, ऐसे आप यहां लो नॉर्मल, यहां लो परपेंडिकुलर, यहां लो परपेंडिकुलर, यहां लो परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर लोगे तो वो भी कहां होगा, अंदर की तरफ। तो जब मैं इसको ऐसे लूंगा, टॉप व्यू लूंगा, तो वो होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल क्या होगा फिर ऊपर की तरफ, टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब मैंने टिल्ट कर रखा है तो वो नॉर्मल भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल ये हो गया। अब नॉर्मल ये हो गया, और नॉर्मल की जगह एन ना लिखकर मैं स्मॉल एम लिखूंगा। ठीक है, बस ये चीज आपको अगले 3 या 4 लेक्चर तक होल्ड करके रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर मैंने स्मॉल एम क्यों लिखा है। ये स्मॉल एम क्या चीज होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा क्या होता है कि जो भी प्लेन होता है ना जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, उस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। तो जब मैंने यहाँ पर नॉर्मल बनाया, तो मेरी इंटेंशन पहले से ही क्लियर थी कि मैं मैग्नेटिक मूवमेंट बनाना चाह रहा हूँ। आप समझिएगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में हम बोलते थे कि इधर एक चार्ज है -q, इधर एक चार्ज है +q, एंड दे आर बोथ सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड q ले लिया इंटू 2a ले लिया, तो ये हमारा हो जाता था डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम p बोल देते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम स्मॉल m बोल देते हैं, और वो रेक्टेंगुलर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो चाहे आप नॉर्मल बोलें, चाहे आप इसको बोल दें कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है। बताइए सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर। मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट अभी पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाया नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3-4 लेक्चर के लिए इसको होल्ड करके रखना। मैग्नेटिक मूवमेंट मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर एक नया टर्म है जो हमको पता नहीं था अब तक, लेकिन हमने यहाँ अब लिख दिया। इसके बाद दूसरी चीज, बस दो, एक चीज आपको और समझनी है, आप आराम से अब सारी चीज समझ जाएंगे। मैंने एक फंडा ये बताया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम वही एंगल बन जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि ये बी वेक्टर और एम वेक्टर के बीच में ना बेटा ये एंगल बन रहा था थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी यही एंगल बनेगा थीटा, इन पर जो परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये देखिए, ये ना यहाँ पर प्लेन है, उस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर है एक्चुअली, ये क्योंकि टिल्ट हो गया इस वजह से ये टिल्टेड नजर आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा इस पर परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये परपेंडिकुलर ही तो हो गई। एम वाला जो डायरेक्शन है, जो एम वाली डायरेक्शन है वो कैसे है, ये प्लेन था, इस प्लेन पर नॉर्मल, यानी कि इस प्लेन पर ऐसे नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन थी एम की। इसको मैंने टिल्ट कर दिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट टिल्ट हो गया। इसका मतलब इसके और इस वाली लाइन के, इसके और इस वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री का ही तो एंगल बन रहा है।
ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या होगा, बी वेक्टर राइट वर्ड है तो इसका परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा, तो बेटा ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। तो बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर ये हो गई लाइन, क्योंकि बी कहाँ है, बी है लेफ्ट से राइट की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, जो कि चेंज ही नहीं हो रहा, इसमें बी चेंज नहीं हुआ, बाकी सब कुछ चेंज हो गया। आप ये देखो, ये अब मैंने बोला कि बी पर परपेंडिकुलर ये और एम पर परपेंडिकुलर ये, और बी और एम के बीच में एंगल थीटा, तो एम का परपेंडिकुलर ये और बी का परपेंडिकुलर ये, इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। ये बता दीजिए, क्लियर है सभी को? यस ये सर। सभी को क्लियर है? ठीक है, हमने इससे पहले भी ये चीज एक बार करा चुके हैं। उसके बाद आप ये देखिएगा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं यहाँ पर ना एक राइट ट्राइंगल बना दूंगा ऐसे, मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लिया। इसका रीजन क्या है कि किसी भी एक इंस्टेंट पर मैं क्या चाहता हूं कि ये जो दो फोर्सेस लग रही है ना, इन दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, मैं वो चाहता हूं। तो मैं ये कहूंगा कि इस इंस्टेंट और इस इंस्टेंट के बीच का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं, मतलब आई एम इंटरेस्टेड अबाउट दिस लेंथ, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, तो आप खुद बता दीजिए ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी। अगर मान लो ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये वाली साइड होती है बेस। तो मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ ताकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल की ये वाली लेंथ टॉप व्यू, तो ये वाली लेंथ कितनी है, स्मॉल ए, ये वाली लेंथ है बेटा स्मॉल ए, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा, सीधा लिख दूं। आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, आप इसको नाम दे दीजिए एल एम एन का, और निकाल लो ये एल, ये एम, ये एन, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एल एम, और इसको अगर एन बोल दिया एल एम एन, तो एल एम अपॉन एल एन, और मैं इंटरेस्टेड हूं एल एम निकालने में, मतलब इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मुझे एल एम निकालना है। तो एल एम क्या हो गया, एल एन साइन थीटा, एंड व्हाट इज दिस एल एन, दिस इज ए, तो ये हो गया ए साइन थीटा। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन शायद समझ गए होंगे सभी बच्चे कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ए साइन थीटा है। बोलिए। यस सर। ठीक है, चलिए बस मुझे यही कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको बताने थे। अब इसके बाद बेहद आसान है, इसके बाद आप नोट करेंगे द साइड पी क्यू एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट पॉइंट नोट करें, the side PQ experiences फोर्स कहाँ, अंदर की तरफ, the side PQ experiences a normal inward force, a normal inward force equal to I small b कैपिटल B। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज एंगल बिटवीन B स्मॉल b एंड कैपिटल B इज 90 डिग्री। फोर्स जो हमने निकाला था बेटा, देखिए फोर्स जो हमने निकाला था वो था आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, लेंथ ये है, फोर्स कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ, तो लेंथ जो है वो कितनी है, वो बी है, तो एल की जगह स्मॉल बी आ गया। फोर्स लग रही है 90 डिग्री पर क्योंकि एग्जैक्टली अंदर की तरफ जा रही है। मान लीजिए कि ये साइड पी क्यू है, फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, तो वो 90 डिग्री पर जा रही है, तो 90 डिग्री मतलब थीटा की जगह मैं 90 डिग्री ले लूंगा, और स्मॉल है, लेंथ कितनी है बी, तो इसकी जगह मैं बी ले लूंगा, आई बी बी साइन 90 डिग्री, तो इस वजह से इसको सीधा आई बी बी लिख दिया। ये समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, यस सर।
हाँ, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज आप साइड में नोट कर लेना, इसके इस वाले पॉइंट के जो लिखवाया है इसके बाजू में ये नोट कर लेना, रिवाइज करते टाइम ध्यान आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा है। ठीक, उसके बाद आप ये कहेंगे एंड द साइड आर एस एक्सपीरियंसेस एंड द साइड आर एस experiences an equal normal outward force, an equal normal outward force। ठीक है, तो अब टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो आप लिखेंगे देयरफॉर टॉर्क टू इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टाउ कितना हो गया हमारा, फोर्स कितना है, फोर्स अभी अभी हमने बताया आई बी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी कैलकुलेट करा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए है लेंथ ऑफ द कॉइल, बी है ब्रेथ ऑफ द कॉइल, तो ए इंटू बी क्या हो गया कैपिटल ए इंटू बी हो गया कैपिटल ए, एरिया ऑफ द कॉइल। तो मैं ऐसा लिख दूंगा टाउ इज इक्वल टू आई बी ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू आई बी और ए बी की जगह एरिया आ गया आई बी ए साइन थीटा, आई बी ए साइन थीटा। फिर हम ये बोलेंगे इफ द रेक्टेंगुलर लूप हैज n टर्न्स। ठीक है, अब वो बताता हूं, इफ द rectangular loop has कैपिटल N टर्न्स, अगर रेक्टेंगुलर लूप एक ही वायर से ना बनकर एक और वायर इसके ऊपर लपेट दिया जाए, एक और वायर, एक और वायर, एक और वायर, कितनी बार लपेट दिया जाए, n टाइम्स लपेट दिया जाए। ठीक, तो अगर n टर्न्स हैं तो एक लूप के लिए टॉर्क, जो टॉर्क है वो इतना है, तो n लूप्स के लिए कितना हो जाएगा, सीधी सीधी बात है n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन theta, n total number of turns, I current in the coil, b magnetic field of the coil, a area of the coil, and sin theta, theta is the angle between magnetic field and magnetic moment, magnetic field और magnetic moment के बीच का एंगल। ठीक है, ये हो गया नीबा साइन थीटा, एन आई बी ए साइन थीटा। अब हम ये कहेंगे बट एन आई ए इज इक्वल टू स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये वाला फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट अगर सिंगल टर्न है तो। ठीक है, और इसके बाद एन आई ए की जगह, एन आई ए की जगह हम एम लिख देंगे, हम एम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और फिर वही वाली बात है भाई, जब मैं ए बी साइन थीटा बोलता हूं तो उसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहा जा सकता है, सिमिलरली जब एम बी साइन थीटा बोलूंगा तो इसको एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहा जाएगा। तो लिख दीजिए वेक्टोरिकली टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका क्रॉस प्रोडक्ट का है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये करने के बाद में देखिए इसमें डेरिवेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, जरा सा है, हमको सारी कहानी ये चीज समझनी थी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है,
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझने से भी ज्यादा जरूरी ये था कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आई अप कहाँ पर है, तो वो जो आई अप है ये ऊपर वाला अप नहीं, आई अप ये है कि मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ लूप का, तो यानी कि करंट ऐसे आ रहा है ऊपर की तरफ, हाई डाउन का मतलब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये फोर्स इस तरीके से लग रही है, अब ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लगेंगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो वहां से हमने सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये ए साइन थीटा निकाल लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और आई एल भी साइन थीटा होता है, तो क्योंकि लेंथ के और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसको मैंने सीधा सीधा आई बी बी साइन 90 यानी कि आई बी बी हो गया वो, ठीक है। ये हमारा टॉर्क आ गया। अब इस टॉर्क में 3 स्पेशल केसेस होते हैं, वो नोट करें। मैं इस तरफ कर रहा हूं बेटा, अगर ये आपने ड्रॉ कर लिया मिटा दूं इसको, ये हो गया इधर का, Yes, sir. ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो सीधी सीधी बात है साइन 0 तो 0 ही हो जाता है, तो टाई टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन 0 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर आप ये कहेंगे दैट इज टॉर्क इज मिनिमम, torque is minimum when torque is minimum when the plane of the loop, when the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field, ठीक है। क्या लैंग्वेज है ये कि प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है कि टॉर्क हमारी उस टाइम बिल्कुल ना के बराबर लगेगी, लगेगी ही नहीं, 0 हो जाएगी। क्यों, फिर से देखिएगा, मुझे तो ये लैंग्वेज नहीं आ रही समझ में, है ना, लेकिन मैं प्लेन ऑफ द लूप जानता हूं, मेरा लूप ये था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर नॉर्थ पोल फिक्स कर दिया, इधर साउथ पोल फिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ ही होगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड को चाहकर भी नहीं चेंज कर सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ ही रहेगा, तो प्लेन को ही घूमना पड़ेगा। तो जब ये प्लेन ऐसे घूमा, प्लेन ऐसे घूम गया और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, प्लेन वो तो ऐसे रहेगा ही, तो प्लेन के जब ये परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो उस दौरान आप वैसे ही समझ लीजिए कि टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स चाहिए यहाँ पर इनवर्ड और एक फोर्स चाहिए यहाँ पर आउटवर्ड, तो ये दोनों ही आमने सामने आ गए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो अब इस पर इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स कहाँ पर लगेगी, लगेगी ही नहीं। तो जिस टाइम ये यहाँ पर होगा, जिस टाइम ये यहाँ पर होगी ना कॉइल, उस टाइम इसका टॉर्क 0 होगा। सवाल ये उठता है फिर टॉर्क 0 होता है तो भैया फिर ये घूम कैसे रहा है, ये घूम रहा है अपनी इनर्शिया की वजह से, ठीक है। बस इसको हल्का सा घूम के ऐसा होना है, और जैसे ये ऐसा होगा तो फिर इस एंड पर यहाँ अंदर फोर्स और यहाँ बाहर की तरफ फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, सॉरी इधर बाहर और इधर अंदर, और फिर ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसका टॉर्क जो है वो 0 होता है। तो वो घूमता क्यों है, वो अपने इनर्शिया की वजह से जरा सा ही घूमने की जरूरत होती है उसको, ज्यादा घूमने की जरूरत होती भी नहीं है। सेकंड लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो टाउ इज इक्वल टू हो गया बेटा नीबा।
इसको लोग नीबा साइन थीटा ही याद रखते हैं। कुछ लोग इसको ना नीबा को क्या करते हैं, बी को पहले ले आते हैं, एन को बाद में कर देते हैं, तो बीना साइन थीटा इस तरह से याद रख लेते हैं। अच्छा, सो टॉर्क इज मैक्सिमम when plane of the loop is parallel to the magnetic field, is parallel to the magnetic field, यानी कि जब प्लेन बिल्कुल ऐसे सीधे रेक्टेंगल रखा हुआ है, ऐसे टिल्टेड नहीं, सीधे रेक्टेंगल रखा हुआ है, तो प्लेन भी ऐसे ही और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही। तो जब दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं तो हम ये कहेंगे कि उस टाइम हमारा थीटा 90 डिग्री रहेगा, थीटा 90 डिग्री रहेगा, और थीटा 90 डिग्री करने पर हमारा जो टॉर्क है वो मैक्सिमम आ जाएगा। बताइए जी, क्लियर है सभी को इतना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब इस चैप्टर में हमारा आखिरी टॉपिक बचा हुआ बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखो, अगर मान लो मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डिटेल में हम कोई वर्किंग नहीं पढ़ने वाले। देखो क्या है, उसमें एक पाइवटेड ज्वेल होता है, उस पाइवटेड ज्वेल पर बीच में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो हम वो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। मैं उसका बेसिक कंसेप्ट करूंगा, एक डायग्राम कर लेंगे, एक डायग्राम करने के बाद उसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल देखना है हमको, प्रिंसिपल देखेंगे, क्योंकि उसका पूरा वर्किंग, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन, अब वो क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है नहीं, तो वो सारी चीजें आने वाली नहीं है पेपर में, तो इसलिए उसको बहुत डिटेल में नहीं करना है। दो इंपॉर्टेंट उसमें सब टॉपिक्स हैं गैल्वेनोमीटर में। एक तो गैल्वेनोमीटर को मीटर की तरह कैसे यूज करा जा सकता है। हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है केवल और केवल करंट को डिटेक्ट करना, किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर वो कैसे बताता है, देखिए हम ये कहेंगे, इधर मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अब देखिए गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है, अभी तक जैसे हमने देखा था, जो हमने गैल्वेनोमीटर देखा है, मान लीजिए यहाँ पर एक सर्किट है पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो गैल्वेनोमीटर पे ना हम बनाते कैसे हैं कि एक सर्कल बनाकर बीच में एक पॉइंटर बना दिया जी। तो हमने अब तक बस यही देखा है कि गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि ये कुछ बैटरी कुछ करंट वगैरह डिलीवर कर भी रही है कि नहीं कर रही है। बैटरी करंट डिलीवर करेगी तो करंट गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगा, गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, बस एक मामूली सा अपने पॉइंटर का डिफ्लेक्शन दिखा देगा, डिफ्लेक्शन दिखा के वापस आ जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा फिर वापस आएगा। तो जब भी करंट जाता है तो वो डिफ्लेक्शन दिखा के वापस आ जाता है। ये वापस कैसे आता है, ये वापस ऐसे आता है कि इसके अंदर ना बीच में एक स्प्रिंग लगी रहती है, उस स्प्रिंग से ये पॉइंटर कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही करंट जाता है तो वो जो करंट है वो करंट उसमें डिफ्लेक्शन पैदा कर देता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन हुआ, अगला काम जो है फिर एकदम से स्प्रिंग जो है वो हरकत में आ जाती है। स्प्रिंग का काम क्या होता है कि आपने स्प्रिंग को जैसे ही खींचा ना, स्प्रिंग वापस जरूर आएगी, ठीक है। और ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देता है। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का मतलब एक पल के लिए डिफ्लेक्शन दिया और फिर हट गया, ऐसे करता है। अगर मैंने बैटरी के टर्मिनल्स बदल दिए तो ये डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में दे देगा और फिर बीच में आ जाएगा। तो इसके डिफ्लेक्शन देने का मतलब ये है कि ये करंट की प्रेजेंस को बताता है। कितना करंट है ये नहीं बताता, कितना वोल्टेज है ये नहीं बताता, ये बस इतना बता देता है कि इस सर्किट में खतरा है, इसको आप खुले हाथों से छुएंगे नहीं, छुओगे तो करंट लग जाएगा। तो वो इसका डिफ्लेक्शन से सिर्फ और सिर्फ इतना पता चलता है, करंट की प्रेजेंस का।
ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इस तरह से डिफ्लेक्ट होना किसी भी चीज का, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होना, तो ये क्या है? ये एक टॉर्क है। ये एक टॉर्क है। अगर इस पर इधर स्प्रिंग ना लगा रहता, अगर इधर एक स्प्रिंग ना लगा रहता तो ये वापस ना आता, शायद ये नीडल पूरी घूमती। तो वो जो घूमना है, घूमना इज व्हाट? वो घूमना टॉर्क ही तो है, घूमना टॉर्क ही तो है। तो ये तो हो गया टॉर्क। और इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होती है, ये नोट मत करना, कल डिटेल में करवाऊंगा। रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, वो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उसके इक्वल हो जाता है। तभी तो वापस आके फिर बीच में सुई जो है इसकी बीच में अटक जाती है। ठीक है, तो ये वाला प्रिंसिपल मेरे को यूज करना है। इसी प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब ये मैं सिर्फ एमसीक्यू के उससे नहीं बता रहा हूँ। जब पहले भी, जब सब्जेक्टिव पेपर भी आया करता था, तो इसमें जो इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो 2 नंबर का आता था, लेकिन 3 नंबर के न्यूमेरिकल आते थे। तो इसकी खास बात ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, कि इसमें मामूली सा सर्किट में चेंज करके हम उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर भी बना सकते हैं, यानी कि करंट की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। और हम उसमें मामूली सा चेंज करके उसको वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कल शाम को 4:30 बजे कराऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। कल या फिर परसों तक ये चैप्टर आपका खत्म है। ठीक है, तो कल फिर करते हैं आगे का। आज इतना ही करेंगे, कल शाम को 4:30 बजे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? टॉर्क कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को बताइए। No, हाँ, sir. चलिए तो ठीक है फिर, बाकी कल करते हैं शाम को 4:30 बजे। Thank you, sir. चलिए जी, ओके।